हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी का एक टॉपिक है। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है ऑर्थोपेडिक सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसी के अंडर में एक ये टॉपिक है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ठीक है, ये एक हमारी स्पाइन से रिलेटेड कंडीशन है। स्पॉन्डाइलो मतलब कि स्पाइन। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इज अ स्पाइनल कंडीशन in which one vertebra slips forward over the one below it. It commonly affects the lumbar spine, especially L4, L5 और L5S1 region. जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है एक स्पाइनल की कंडीशन है, स्पाइन की कंडीशन है जिसमें एक वर्टिब्रा जो होती है स्लिप करती है आगे की तरफ, स्लिप्स फॉरवर्ड ओवर द वन बिलो इट। मतलब दो वर्टिब्रा सीक्वेंस में है, लाइन में है, एक अलाइनमेंट है, लेकिन उसमें से क्या होगा, एक ऊपर वाली वर्टिब्रा आगे की तरफ स्लिप कर रही है, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। और ये हमें ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है लंबर स्पाइन में देखने को मिलती है, थोरेसिक या सर्वाइकल में नहीं देखने को मिलती, लंबर में ही मेनली देखने को मिलती है। ठीक है, रेयर केसेस में हमारा सर्वाइकल वगैरह में देखने को मिल जाएगी, बट मेन जो है वो लंबर स्पाइन में देखने को मिलती है। किस लेवल पे? L4, L5 लेवल पे या फिर L5S1 लेवल पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। पहला टाइप है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब आपको पता होगा, जो जन्म से होती है, बाय बर्थ होती है कंडीशन। इसको हम डिस्प्लास्टिक भी कह सकते हैं। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ड्यू टू एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन, प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, प्रॉपर वर्टिब्रास की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो ये कंडीशन हमारी बाय बर्थ प्रेजेंट है। इस्थमिक, कोज्ड बाय अ डिफेक्ट और स्ट्रेस फ्रैक्चर इन अ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा कॉल्ड द पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। हमारी वर्टिब्रा का एक पार्ट होता है पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, उसमें किसी तरीके का डिफेक्ट हो जाए या कोई तरीके का फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाए, तो उसके कारण जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होगी वो होगी इस्थमिक टाइप की। तीसरी है डीजेनरेटिव, ड्यू टू एज रिलेटेड कंडीशंस लाइक अर्थराइटिस एंड डिस्क डीजेनरेशन। डीजेनरेटिव से आपको पता होगा एज रिलेटेड कंडीशन है, जैसे कि अर्थराइटिस के पेशेंट में या फिर डिस्क डीजनरेशन वाले पेशेंट में हमें देखने को मिल सकती है। ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जो होगी वो कैसे होगी? एक्यूट फ्रैक्चर इन द वर्टिब्रा, कोई फ्रैक्चर हो गया हो, कोई चोट लगी हो, कोई फ्रैक्चर हो गया, उसके कारण वर्टिब्रा में क्या हुआ, स्लिपेज हो गई वर्टिब्रा की। पैथोलॉजिकल कंडीशन ड्यू टू डिजीजेज लाइक ट्यूमर्स और इन्फेक्शन वीकनिंग द वर्टिब्रा, कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई हो, ट्यूमर हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण वर्टिब्रा वीक हो गई हो। ठीक है। पोस्ट सर्जिकल, जिसको लेट्रोजेनिक कहते हैं, फॉलोइंग स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी के कारण। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स थे। अब बात करते हैं ग्रेडिंग बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ स्लिपेज। जो ग्रेड्स हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर बेस्ड है वो, कि कितना डिग्री स्लिपेज हुआ है, कितना स्लिप हुई है वर्टिब्रा आगे। तो ग्रेड 1 में 0 to 25% ऑफ स्लिपेज होती है, ग्रेड 2 में 26 से लेके 50% होती है, ग्रेड 3 में 51% से 75% तक होती है, ग्रेड 4 में 76% से 100% स्लिपेज होती है। और जो हमारा ग्रेड 5 है उसको कहते हैं स्पॉन्डाइलोप्टोसिस, जिसमें मोर देन 100% स्लिपेज होती है वर्टिब्रा की। बात करें इसके सिम्टम्स की, सिम्टम्स को हिंदी में कहते हैं लक्षण। तो अगर लक्षण की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? लो बैक पेन देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। सीवियर पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगी बैक में और लेग्स में। पेन रेडिएट भी कर सकता है अगर कोई नर्व इम्पिंजमेंट हो रही है। नर्व कौन सी हो सकती है? शार्टिका मेनली अगर इम्पिंज हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो हमारा रेडिएटिंग पेन देखने को मिल सकता है बटक्स में और लेग्स में। मसल टाइटनेस और स्पाज्म, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ज़्यादा देर खड़े होने में या चलने में भी परेशानी होगी। और सीवियर केसेस में सुन्नपन और वीकनेस भी देखने को मिल सकती है, नम्बनेस और वीकनेस। बात करें रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के पेशेंट में, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट का गोल क्या होगा कि पेन को कम करना है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन प्रेजेंट होगा, तो टू रिड्यूस पेन, टू इम्प्रूव स्पाइनल स्टेबिलिटी, स्पाइन की जो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, टू इन्हेंस फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करना, स्ट्रेंथन कोर एंड बैक मसल, उस तरीके की एक्सरसाइज या उस तरीके का मैनेजमेंट
प्रोग्राम सेट करना जिससे हमारी कोर मसल्स और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन मिले। एजुकेट अबाउट पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स, पोस्चर और बॉडी मैकेनिक्स के बारे में भी आपको पेशेंट को एजुकेट करना होगा। पेन मैनेजमेंट की बात करें तो मोडेलिटीज़ जो यूज़ करी जाएंगी वो करी जाएंगी टेंस, अल्ट्रासाउंड, हीट और आइस थेरेपी। वो डिपेंड करेगा अपॉन द कंडीशन की एक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक हो चुकी है। ठीक है, ये मॉडलिटी इस्तेमाल कर जाएंगी। मैनुअल थेरेपी में सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइजेशन किया जाएगा और जेंटल स्पाइनल मोबिलाइजेशन भी किया जाएगा अगर कंडीशन स्टेबल होगी। ठीक है, और एक स्पेशलिस्ट गाइडेंस के अंदर ही इसको किया जाएगा मोबिलाइज। कोर स्ट्रेंथनिंग फोकस ऑन डीप एब्डोमिनल मसल्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड मल्टीफाइडस मसल। जो हमारी डीप एब्डोमिनल मसल है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और मल्टीफिडस, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी। एक्सरसाइज में पेल्विक टिल्ट्स भी कराए जाएंगे, एब्डोमिनल ब्रेसिंग कराई जाएगी, ब्रिजिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी, बर्ड डॉग एक्सरसाइज एंड डेड बग एक्सरसाइज। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की बात करें तो स्ट्रेचिंग कराई जाएगी टाइट स्ट्रक्चर्स की। टाइट हमारे कौन कौन से जा सकते हैं, हैमस्ट्रिंग टाइट हो सकती है, हिप फ्लेक्सार्स, पायरिफॉर्मिस एंड लंबर पैरास्पाइनल्स, इन सब की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी। पोस्चरल करेक्शन की बात करें या एंड अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो लंबर लॉर्डोसिस कंट्रोल, लंबर में लॉर्डोसिस पोस्चर बनने के, डिफॉर्मिटी बनने के चांस होंगे तो उसको कंट्रोल करना है। एजुकेशन ऑन अवॉइडिंग एक्सेसिव लंबर एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा लंबर एक्सटेंशन नहीं करना, उसका अवॉइड करना है। प्रॉपरली सिटिंग पोजिशन, लिफ्टिंग एंड स्लीपिंग पोस्चर को मेंटेन करना है। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन की बात करें तो अवॉइड हाइपर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, जो अभी कहा कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है और इसका जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम सेट होगा वो फ्लेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्लेक्शन भी डिपेंड करेगा, फ्लेक्शन टाइप का ट्रीटमेंट प्रोग्राम सेट होगा, ना कि एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमें अवॉइड करना है क्योंकि ऑलरेडी स्लिपेज हो चुकी है आगे की तरफ। ठीक है, तो हम उसमें एक्सटेंशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जिम्नास्टिक, बैक बेंड्स, ये सब कराए जाएंगे। ग्रेजुअल रिटर्न टू फंक्शनल एक्टिविटीज़। बात करें ब्रेसिंग की, अगर रिक्वायरमेंट है तो ब्रेसिंग भी करी जाएगी। लंबोसेक्रल ब्रेस आता है शॉर्ट टर्म सपोर्ट के लिए या एक्यूट स्टेज के लिए। एडवांस रिहैब एंड फंक्शनल ट्रेनिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज कराई जाएंगी, बैलेंस ट्रेनिंग कराई जाएगी, फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग फॉर डेली एक्टिविटीज़, जो भी उसकी डेली एक्टिविटीज़ है उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और फंक्शनल मूवमेंट वापस लाना, रीट्रेन करना उसको। प्री एंड पोस्ट सर्जिकल रिहैब अगर ज़रूरत है इफ़ नीडेड तो उसमें प्री रिहैब में क्या करेंगे, स्ट्रेंथन एंड मोबिलिटी बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले उसके आसपास की नियर बाय एरिया की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, और मोबिलिटी एक्सरसाइज कराई जाएगी और ऑपरेशन के बाद ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन कराया जाएगा, पेन कंट्रोल एंड स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, तो ये सब था हमारा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में, जिसमें होता क्या है, एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, स्लिप हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, दो वर्टिब्रा बिल्कुल इक्वल लेवल पे है लेकिन उसमें से एक वर्टिब्रा जो होगी दूसरी से आगे की तरफ फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी वर्टिब्रा की। तो ये होती है हमारी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कंडीशन जिसके बारे में हमने पढ़ा है आज। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और नहीं आया है, कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।